नमस्कार मित्रों, सहर्ष स्वागत करते हैं हम दोनों आपका थ्रू लिटरेरी लेंस के इस एपिसोड में। नमस्कार। आज विनोद जी फिर एक कहानी है हमारे पास और इस यूं तो राजेश जी जिंदगी ही एक कहानी है, बिल्कुल और प्रत्येक शख्स की जिंदगी भी कहानी है। तो बिल्कुल इस जिंदगी रूपी कहानी को सुनकर के पढ़ कर के कोई कहानीकार एक और कहानी बना लेता है और उसे ही साहित्य की कहानी भी कहते हैं। जी। और इस बार वो कहानीकार हैं डॉक्टर घनश्याम आसुदाणी, जिनसे आप बखूबी परिचित हैं, जिनके विषय में हम बातचीत करते रहे हैं यहाँ। और पिछली बार उनकी पंगुवास एक कहानी हमने डिस्कस की थी। और जी हाँ। आज उनकी कौन सी कहानी है विनोद जी? आज बहुत ही रुचिकर कहानी है और इसका शीर्षक कुछ सोचने पर आमादा करता है। कहानी का शीर्षक है दूध। दूध, बिल्कुल। और इस कहानी के केंद्र बिंदु में है नीरू नाम की एक छोटी सी लड़की, जिसकी उम्र सिर्फ 3 साल है। 3 साल। और जब उसका जन्म हुआ था, उससे कुछ महीने बाद ही एक कार दुर्घटना में इसके मम्मी पापा नहीं रहे। तो अब ये अपनी दादी के पास और कोमल जो उसकी बुआ है, संभवतः बुआ ही हैं। जी, बुआ है, उनके पास रहती हैं। किंतु दादी यदा कदा या यूं कहें हमेशा ही एक शिकायत करती हैं कि नीरू सामान्य लड़की नहीं है, क्योंकि उसका व्यवहार भी सामान्य नहीं है। वो कुछ शब्द हमेशा ही रिपीट करती रहती है, जैसे मैं नहीं, हाँ, मैं नहीं, मैं नहीं, हाँ, या भूख लगती है तो भूख कहती है, भूख कहती रहती है। और दादी बड़ी परेशान सी रहती है कि दिन हो या रात हो, समय असमय ये लड़की को भूख लगती है और उसके लिए दूध गर्म करने जाना पड़ता है और उसके खाने की व्यवस्था करनी पड़ती है। दादी, जिनका नाम मालती है, वो बूढ़ी हो चुकी हैं और बड़ी परेशान सी रहती है। एक तो उनके बेटे और बहू की कार में दुर्घटना होती है और इसका आरोप वे छोटी नीरू पर कर देती हैं कि पता नहीं ये कौन सी लड़की है या क्या लाई है अपने जन्म के साथ, और उसको कहती है जैसे भूत जैसी है। हाँ, आ गई और हाँ, अपने मम्मी पापा को खा गई। जाग गया घर का भूत, रोज भाई भूख भूख लगती है। तो इस तरह से भूत वाली इमेज उन्होंने उस पर सुपर इम्पोज कर दी है। और ये लड़की जो है ना, सेल्फ एंग्रोज्ड है, जी, यानी स्वयं में खोई रहती है। आसपास क्या हो रहा है, वातावरण से कटी सी रहती है। उम्र के हिसाब से 3 साल के बच्चे जैसे होने चाहिए वैसी वो नहीं है। न खेलती है खिलौनों से, न कपड़े पहनती है ठीक से, और अपने आप में ही खोई खोई रहती है। 2-4 शब्द ही बोल पाती है, जबकि 3 साल के बच्चे तो बोलते जाते हैं, रुकते ही नहीं। बिल्कुल। और जैसे पड़ोस की जोशी आंटी की बेटी जैसी वो स्कूल में भी नहीं जाती। और एक दिन तो अपने सारे खिलौने उठा करके घर के कुएं में फेंक आती है। तो ये जो लक्षण हैं, ये सारे विनोद जी लक्षण हैं ऑटिज्म के। जी, आप भी साइकोलॉजिस्ट हैं और मैं भी एक कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो वी नो दैट दीज आर द सिम्टम्स ऑफ ऑटिज्म। तो ये ऑटिस्टिक बच्ची है। ऑटिज्म एक ऐसा रोग है जो होता तो जेनेटिक बीमारी है। जनरली लड़कों में ज़्यादातर पाया जाता है, पर कभी कभी लड़कियों में भी 10% केसेस में मैनिफेस्ट होता है ये और इस ऑटिज्म। प्रकार के बच्चे बोलना बहुत लेट सीखते हैं और रिपीटेटिव बिहेवियर होता है उनका, चाहे वो बोलना हो या कोई एक्शन हो, वो रिपीटेटिव होता है। और जनरली इनका फेस एक्सप्रेशन लेस होता है। जो सटल इमोशंस होते हैं या शेड्स ऑफ इमोशंस होते हैं, वो जनरली इनके चेहरे पर नहीं देखे जा सकते हैं। अब इसमें किसी का दोष नहीं होता, ये बीमारी जन्मजात होती है, पर 2-3 साल की उम्र में ये पता चलती है डेवलपमेंटल के हिसाब से, विकास के हिसाब से। पर इसी में कोई किसी का ऐसा दोष नहीं है या कोई इसका कारण अब तक विज्ञान की समझ में भी नहीं आया है। बस किसी किसी बच्चे में ये हो जाती है बीमारी। और इसका साइकेट्रिक ट्रीटमेंट होता है, उससे बीमारी कुछ हद तक कंट्रोल में रहती है। और दूसरा, जैसे कि सभी प्रकार के मेंटल डिसऑर्डर्स या इमोशनल डिसऑर्डर्स में होता है, इस प्रकार के व्यक्ति को बहुत अधिक प्रेम, अपनापन, स्नेह की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, क्योंकि उसके एक तो कार्यों के लिए वो अपने कार्य करने में भी कई बार असमर्थ होते हैं, और फिर वैसे भी उसके व्यक्तित्व विकास के लिए जो चीज़ें सामान्य बच्चा कर पाएगा, तो इनको खास तौर से अगर
नर्चरिंग एनवायरनमेंट मिले, मैं कहूँगा इमोशनली नर्चरिंग, तो काफ़ी हद तक ये ठीक ठाक रह सकते हैं और फिर तनाव न बढ़े। जीवन का स्ट्रेस इज ऑलवेज अ फैक्टर ऐसी चीज़ों में। तो यहाँ एक बात और है कि जी। जैसे दादी जो है उनको समझ में नहीं आता कि है। नीरू का बिहेवियर ऐसा क्यों है, और ऐसे बहुत सारे हजारों लाखों पेरेंट्स जी। हैं वो समझ नहीं पाते कि उनका बच्चा स्ट्रेंजली बिहेवियर क्यों कर रहा है। ये इस बात की ओर भी कहानी इशारा करती इंगित है करती, कि एक बिल्कुल। लैक ऑफ एजुकेशन है हमारे समाज में, हाँ। जहाँ पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को पता ही नहीं चलता कि उनके बच्चे को कोई ऑटिज्म या कोई और इस प्रकार की बीमारी है। यदि ये समझ में आ जाए तो कुछ हद तक साइकेट्रिक या साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन की संभावना वहाँ बनती है। अब यहीं देखिए, कोमल है जो बेटी है उनकी, या बुआ है इस लड़की की, वो एमबीबीएस कर रही है, पर वो बड़ी संवेदनशील लड़की है और काफ़ी जुड़ी हुई है वो अपनी भतीजी से। और जिस तरह से उसे प्रेम करती है, वो कहती है कि जब भी ये भूख भूख कहती है मेरे पास आती है तो मेरी छाती में एक तूफान सा उबलता है, ताकि मैं, कहती भी है अपने फ्रेंड से जब बात करती है, तो मैं इसको अपना दूध पिलाऊंगी, इसको दवा नहीं दूध चाहिए। ये बड़ा की डायलॉग है, दूध चाहिए। अब ये भी एक केंद्र बिंदु है कहानी का कि इस प्रकार की यदि मानसिक किसी को तकलीफ है तो उसमें दवा बहुत कुछ नहीं कर पाएगी। दूध यहाँ एक प्रतीक के रूप में उभर करके आता है, माँ के ममता का स्नेह का प्रतीक है, क्योंकि माँ का प्यार और माँ के ममता जैसी शायद कोई दुनिया में चीज ही नहीं होती। क्योंकि नीरू की माँ एक्सीडेंट में नहीं रही, अब नीरू को माँ जैसा प्यार देने वाला कोई नहीं है, तो शायद कोमल जो उसकी फूफी लगती हैं वो उसे माँ का प्रेम दे। और सौभाग्य की बात यह है कि कोमल के मन में भी ममत्व पैदा होता है इस बच्ची के लिए। बिल्कुल, वो पूरी तरह से जुड़ी हुई है, जैसा कि वो उसी की बेटी हो, इस तरह से जुड़ी हुई है उससे। और पढ़ाई में भी तेज है, वो एमबीबीएस कर रही है, लेकिन उसकी माँ कहती है कि तुम इसके पीछे अपना भविष्य क्यों बर्बाद कर रही हो। या तो पढ़ना छोड़ दो, शादी कर लो और नीरू को अपने साथ लिए चले जाओ। वो कटाक्ष भी करती हैं कि बच्चे वाली दुल्हन पसंद आएगी लोगों को, बच्चे वाली लड़की। तो इस तरह से नीरू इस कोमल के सामने एक दुविधा खड़ी होती है, और वो अपने मित्र से, कॉलेज में मित्र से इसका जिक्र भी करती है। मित्र उसका सपोर्ट करता है, लेकिन अभिजीत उससे कहती है कि अगर तुम मेरे साथ हो तो क्या तुम मुझे नीरू के साथ अपनाओगे। अब ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है विनोद जी, कि क्या वास्तव में ऐसा करना होगा और ऐसा हो सकता है। लेकिन अभिजीत उस समय उस बात को टाल देता है कि उस समय के साथ देखा जाएगा, लेकिन एक सहारा, एक सपोर्ट, एक समर्थन तो देता है वो उसको कि हाँ भाई सब ठीक हो जाएगा और हम साइकेट्रिस्ट के पास ले चलेंगे उसको। लेकिन वो कहती है कि उसके दवा नहीं, दूध चाहिए, मतलब प्रेम चाहिए, स्नेह चाहिए उसको। तो एक तरफ तो देखिए, मैं ये कहूँगा उन्होंने कि साइकेट्रिस्ट के पास ले भी जाया जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन आखिरकार ऑटिस्टिक बच्चा है, उसको चाहिए तो लालन पालन, चाहिए तो प्रेम। साइकेट्रिस्ट एक सपोर्टिव रोल जरूर अदा कर सकते हैं उसमें, लेकिन बेसिकली जो उसको घर का प्रेम और माता पिता जैसा स्नेह चाहिए वो कोमल प्रदान कर रही है उसको। तो कोमल भी यहाँ पर एक बिल्कुल अलग और एक रोल मॉडल युवती के रूप में हमारे सामने आती है। क्योंकि यदि आज के समाज पर हम एक दृष्टिपात करें तो आप ख्याल करें कि कोई लड़की एमबीबीएस कर रही है, संपूर्ण करियर उसके सामने है, तो शायद ही कोई लड़की अपनी भतीजी को इतना प्रेम करे कि अपना करियर सेक्रीफाइस करने की सोच भी ले, या ये अपने फ्रेंड से कहे कि क्या तुम मुझे बच्चे के साथ यानी अपनाओगे। तो इसका मतलब शादी के बाद भी कोमल चाहती है कि वो नीरू की देखभाल करेगी अपने ही बच्ची की तरह। तो एक प्रकार का एक आदर्शवादी चरित्र कहीं नहीं लगता कि कहानीकार ने यहाँ गढ़ दिया है? जी बिल्कुल, आदर्शवादी चरित्र तो गढ़ ही दिया है, और वो भी ऐसे समाज में जहाँ आजकल के घरों में अगर दो बच्चे हैं या माँ बाप और बच्चे हैं तो अपने अपने कमरे में बंद होके वो पढ़ाई लिखाई जो भी कार्य करना है, एक दूसरे की खबर ही नहीं रहती सारा दिन कि कौन क्या कर रहा है और किसको क्या तकलीफ है या किसको नहीं है। ऐसे समाज में इस तरह की अगर एक बढ़ती हुई लड़की है जो अपनी भतीजी से इतनी जुड़ी हुई है, और जब वो दीदा कहती है उसको, वो नीरू, इसको बड़ी प्रसन्नता होती है कि आज उसने दीदा कहा, अपनी माँ को बताती है। हालांकि उसके माँ को इसमें कोई विशेष रुचि नहीं आती है, क्योंकि वो दादी का चरित्र हमने जैसे बयान किया है कि वो
पूरी तरह एक परंपरावादी, और उसको नहीं समझ में आता है कि क्या बीमारी है, और उसको ये भी नहीं समझ में आता है कि मैं क्या करूं। अपना बेटा और बहू खो चुकी हैं, लेकिन कोमल निखर के सामने आती हैं। बिल्कुल लगता तो है कि ज़्यादा ही आदर्शवादी लड़की हो, इस तरह से वास्तववादी तो मिलना कठिन है, लेकिन फिर भी एक इंगित तो कहानीकार करता है कि अगर घर में इस तरह की कोई बात हो, इस तरह का कोई बच्चा हो, तो उसको घर का स्नेह, घर का घरपन रख लेना पर ईंटें पत्थर लौटा देना, जिसको हम कहते हैं। जी जी। तो वो जो घर का घरपन है, वो तो ऐसे ही बनता है, इसी तरह से बनता हो सकता है एक सदस्य दादी जैसा भी हो, तो एक सदस्य कोमल जैसा भी हो, तो घर का घरपन कायम रहता है। और एक बात और भी है कि साहित्य जो समाज में हो रहा है, केवल उसका दर्पण नहीं होता। नहीं होता। साहित्य उन संभावनाओं को तलाशता है जो प्रायः समाज के अंतर्गत हमें दिखाई नहीं देती। जैसे इस प्रकार के आदर्शवादी युवा या आदर्शवादी युवतियां हमारे समाज में नहीं दिखाई देती, किंतु इस प्रकार के लोग होने चाहिए। ये एक संभावना है, और बड़ी सुंदर संभावना है, आदर्श संभावना है, मानवतावादी संभावना है। ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? तो इसलिए होना चाहिए क्योंकि एक जगह निर्मल वर्मा साहब ने अपने एक भाषण में कहा था, जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रुथ। उस पर वो साहित्य अकादमी में बोल रहे थे। उन्होंने बहुत ही सुंदर बात की। उन्होंने कहा कि साहित्य उन चीज़ों को, उन संवेदनाओं को संजो के रखता है जो कि वास्तविक जीवन से लुप्त प्राय सी हो गई हैं। बिल्कुल, जो हो सकता था, जो होना चाहिए, जो हो जाएगा, तो ये, और वो भी बिना एक्सप्लिसिट। कहानीकार ने निबंधात्मकता, उपदेशात्मकता नहीं है, यहाँ हमारे सामने चरित्र खड़ा किया है कोमल का, और ये नहीं कहा है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा जब भी ऑटिस्टिक बच्चा हो तो हमें चाहिए कि हम संवेदनशील हों, इस तरह की कोई बात नहीं कही है। और कोमल नीरू को अपने साथ ही रात को सुलाती है, और जब उसने दीदा कहा तो उसको अपने गले से लगा लिया, और बड़े प्रेम से, बड़े आत्मीयता के साथ वो दोनों सो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं कहानी ये भी इंगित करती है कि नीरू और कोमल का जो साथ है वो आगे भी बना रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ एक थोड़ी सी गलतफहमी न उपजे, इसके लिए मैं कह दूं या बता दूं, हालांकि हमारे पाठक बड़े सुधी हैं, श्रोता बड़े सुधी हैं, लेकिन ये न समझा जाए कि माता पिता के न होने की वजह से ऑटिज्म हुआ उस बच्ची को, ऐसा नहीं है। और दूसरी, बच्ची इतनी छोटी है कि माता पिता के मृत्यु का स्ट्रेस भी उस पर नहीं है, ऐसा भी मत समझा जाए कि स्ट्रेस है, क्योंकि बच्ची बड़ी होती तो डेफिनेटली उस पर स्ट्रेस होता। किंतु वो 2-4 महीने की थी, अब भी वो 3 वर्ष की है, तो स्ट्रेस समझना या डेथ की कंसेप्ट समझना अब उसके बस की बात नहीं है फिलहाल। उसके लिए तो कोमल ही माँ है। जी बिल्कुल, दादी भी एक तरह से माँ है। बिल्कुल। तो एक तरफ दादी की क्रिटिकल पेरेंटिंग, हालांकि वो भी मजबूर हैं अपने इससे, वो ठीक है, लेकिन वो क्रिटिकल हिसाब से वो बातचीत करती हैं, जबकि वो नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऑटिज्म का इलाज है इसमें कि भाई हम संवेदनशील हों, हम स्नेहमयी हों तो ऑटिज्म दूर हो जाएगा। नहीं होगा दूर, जनरली दूर नहीं होता है, कम हो सकता है। उसके फंक्शनलिटी हम बढ़ा सकते हैं, कार्यक्षमता बढ़ा सकते हैं बच्चों की, या ऑटिस्टिक बच्चों में कभी कभी कोई एक कॉन्सेंट्रेटेड एक एबिलिटी, कोई एक क्षमता होती है जो वो विकसित कर सकते हैं। किसी में मान लीजिए गाने की हो, किसी में मेमोरी हो, लेकिन हर बच्चे में होगी ऐसी भी बात नहीं है, किसी में हो सकती है। तो उसको पनपाना ये हमारा कर्तव्य हो जाता है। लेकिन उस साइकेट्रिक इलाज के साथ साथ हर बच्चे को जिस तरह स्नेह, प्रेम, प्यार, आदर चाहिए घर में, तो ऑटिस्टिक बच्चों को उतना ही या उससे थोड़ा अधिक चाहिए। और यही बात ये कहानी हमारे सामने भी लाती है। और कोमल के चरित्र को, कोमल की दुविधा को, हालांकि दुविधा में भी नहीं है, कोमल ने डिसाइड कर लिया है, निश्चय कर लिया है कि वो नीरू को छोड़ेगी नहीं, किसी भी तरह से नहीं छोड़ेगी। आपको नहीं लगता कि एक जो युवतियां होती है उनमें कहीं नहीं कहीं एक मातृत्व का भाव, यानी जिसको हम मैटरनल इंस्टिंक्ट बोलते हैं, हमेशा ही वो स्त्री में होती है। और मुझे लगता है कि कोमल में इस मैटरनल इंस्टिंक्ट की डिग्री अधिक है। और इसलिए वो नीरू को अपनी बच्ची की तरह देखती है, और इतना ही नहीं है, और महसूस करती है कि उसके छाती में ज्यादा कदा दूध उतर आता है। दूध, मैं उसे अपना दूध पिलाऊंगी, ये कहा है उसने अभिजीत को। तो ये यहाँ ये न पाठक समझे कि अविवाहित लड़की है तो दूध किस तरह पिलाएगी, ये ऐसी बात नहीं है। ये एक इंगित करता है कि उसमें जो मातृत्व की क्षमता है, जो भावना है मातृत्व की, वो काफी उफान मार रही है। और कहीं न कहीं संकेत भी देती है कि मैं अपना दूध पिलाऊंगी, मतलब इसको अपनी बेटी मानूंगी, और शादी के बाद भी साथ लिए जाऊंगी। तो ये जो है मातृत्व का विकास जो है उसमें, ये स्त्री सुलभ गुण है। ऐसा नहीं होता तो हर इंसान में है, लेकिन स्त्रियों में ज्यादा होता है। लेकिन आजकल बड़ी त्रासदी है विनोद जी कि लड़कियां भी लड़कों जैसी
बनती जा रही हैं और अपने अंदर की मातृत्व भावना को वो शर्म से देखती हैं और कई बार तो अपने बच्चों तक को दूध नहीं पिलाती, और इस तरह की चीज़ों को हम कम कर रहे हैं आजकल, तो ये कहाँ तक जायज़ है? नहीं, बिल्कुल जायज़ नहीं है, क्योंकि जेंडर इक्वलिटी का मतलब ऐसा नहीं है कि लड़कियों को लड़कों जैसे सारे गुणों को और क्वालिटीज़ और डिसक्वालिटीज़ को अपनाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। जबकि होना ये चाहिए कि मातृत्व भावना हमें लड़कों में भी कुछ हद विकसित तक करनी विकसित चाहिए। करनी चाहिए। क्योंकि ये नर्चरिंग जो पॉजिटिव चीज़ क्वालिटी है, है, नर्चरिंग क्वालिटी है, इसको वी शुड नॉट गिव इट अप। तो ये मेरा एक शेर मुझे याद हुआ हाँ, मनोज जी, बिल्कुल। कि गुड़िया गिरी हाँ, तो दौड़कर गोदी उठा लिया, वाह! गुड़िया गिरी गिरी। तो दौड़कर गोदी उठा लिया, बच्चे पता चला कि ये इंसान के ही हैं, वाह! बच्चे पता चला कि ये इंसान के ही हैं। हैं। तो ये इस तरह से बच्चे जो हैं वो इंसान के, इस तरह इंसान सुलभ जो गुण हैं ये हों। दादी ये काम- एक अपवाद बिल्कुल। है, दादी की वृद्धावस्था है, अपने बच्चों को खो चुकी है, तो हो सकता है कि उस तरह से दादी न सोच इस पा समय रही न सोच पा रही हो और इस तरह मातृत्व भावना उनमें न उफन रही हो। लेकिन कोमल का जो चरित्र है वास्तव में इस कहानी का केंद्र बिंदु, और नीरू केंद्र बिंदु इस कहानी की, तो एक बड़ा सफल प्रयास कहूँगा मैं कहानीकार का। और मैं इसलिए भी कहानीकार को बधाई देना चाहूँगा कि कहानी बिल्कुल कहीं भी उबाऊ और बोरियत भरी नहीं बनती नहीं है। होती है। बिल्कुल जो है कहानी आगे बढ़ती रहती है और पाठक का जो रुचि है उसमें बनी रहती है, और ऑटिज्म जैसे विषय को हाँ, कहानी के अंतर्गत लाना लाना और कलात्मक ढंग से पेश करना, बिल्कुल। यही कहानीकार की सफलता बहुत बड़ी है, है। क्योंकि इस तरह के विषय कोई उठाने का साहस भी नहीं करता और अपने आप को समर्थ भी नहीं पाता है कई बार। यदि कई विषय आ भी जाता है तो उपदेशात्मक होने का डर होता है। डर होता है। और देखिए कहानी की खासियत है कि इसमें कोई घटना नहीं है, जी। कोई भी विशेष घटना आपको इस कहानी में अगर आप सोचेंगे हुआ क्या, तो हुआ तो कुछ नहीं, हुआ बस कुछ नहीं। नजरिए हैं, एक तरफ नजरिए। मालती जी का नजरिया है, कोमल का नजरिया है, अभिजीत बीच में आते हैं, उसका थोड़ा सा नजरिया है। तो ये कहानी एक दृष्टिकोणों की कहानी है, जीवन को एक किसी विशिष्ट अवस्था को, जैसे नीरू के जो ऑटिज्म है उसको किस प्रकार से दादी और बुआ अलग अलग दृष्टिकोण से देखती हैं, ये भी एक इस कहानी की एक खास विशेषता है कि किसी भी चीज़ को चाहे वो कैसी भी हो, दृष्टिकोण अगर अलग अलग हो तो संपूर्ण संदर्भ ही बदल जाता है। तो कहते हैं ना, जीवन में घटनाओं से अधिक महत्वपूर्ण होती हैं व्याख्याएं। जी। जीवन व्याख्याओं से अधिक संचालित होता है, ना कि घटनाओं से। तो कहानी में भी इस बात को भलीभांति लेखक ने लाया है। और मैंने भी एक जगह कहा था मनोज जी, कि कभी मैं कहानी, एक कहानी सी कही तो साहिबो तुमने सुनी तो। वाह। कई बार कहानी प्रतीत नहीं होती है कि हुआ क्या, सामान्य पाठक सोचता रह जाएगा हुआ क्या, पर एक कहानी सी कही तो बिल्कुल। और साहिबो यही तुमने सुनी तो। यही लेखक की सफलता है। तो आप घनश्याम आसुदानी की कहानियां पढ़ें और उनका मजा लें। बिल्कुल। थ्रू लिटरेरी लेंस पर भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजा करें। जी, अगले ओ। एपिसोड में हाजिर होंगे, आपके साथ मिलेंगे, बातचीत करेंगे किसी और रचना पे। तब तब तक तक आज्ञा दे। नमस्कार। नमस्कार।